चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास 8 है, क्लास 8 उसके चैप्टर 10 पावर एंड एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स की क्लास है। तो जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है क्लास 7th में कि पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखूं, ये 2 और इसके ऊपर ऐसे 4 लिख दिया 4, तो इसको पढ़ेंगे 2 रेज्ड रेज्ड टू द पावर 2 रेज्ड टू द पावर 4, 2 रेज्ड टू द पावर 4। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा और समझिएगा। जैसे ये 2 रेज्ड टू द पावर 4 है, इस पूरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये नंबर को लिखने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये किसी नंबर को लिखने का। अब ये जो 2 रेज टू दी पावर 4 है, तो जिसके ऊपर पावर लगा है उसको बेस बोलेंगे। ये 2 जो है ये बेस है, और ये 4 जो है ये पावर है या एक्सपोनेंट है। पावर या एक्सपोनेंट इसको आप बोल सकते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। तो अब जैसे यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज निकालना है। तो आप जानते हैं, आप इसको पहले कर भी चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम एक एक करके अब क्वेश्चंस को करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 2 रेज टू दी पावर -4। इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज निकालना है तो आंसर होगा, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1/2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज निकलेगा 2/1। इसका 1/2, ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया एक, कि अगर कोई नंबर है 1/2, उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ज निकालना है, तो वो हो जाता है 2/1। वो हो जाता है 2/1, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। अब यहाँ इसको अगर समझना है 2 रेज टू दी पावर -4, तो इसका हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो वैल्यू आएगी 2 रेज टू दी पावर 4। अब हमें समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो कोई भी एक्सपोनेंट अगर, ये पहले वाले को ही समझिएगा, 2 रेज टू दी पावर -4 है, अगर ये एक्सपोनेंट यानी पावर अगर नेगेटिव में है, ये जो पावर है ये माइनस में है, तो इसको हमें प्लस का बनाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ता है पहले, यानी 1/2 रेज टू दी पावर 4। अगर इस पावर -4 को हमें प्लस का 4 बनाना है, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऊपर लाना पड़ेगा, और 2 रेज टू दी पावर 4 हो गया, -4 हटकर 4 हो गया जब वो नीचे गया। तो अब अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो अब क्योंकि ये जो 2 रेज टू दी पावर -4 है, ये बराबर है 1/2 रेज टू दी पावर 4 के, और इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो अब ये जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4, और जो न्यूमरेटर में है 1 वो नीचे आ जाएगा। लेकिन हम अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो 2 रेज टू दी पावर कितनी हो गई 4। पहले सवाल को अगर फिर से दोबारा समझेंगे तो 2 रेज टू दी पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या होगा 2 रेज टू दी पावर 4। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का सीधा सा तरीका है कि अगर पावर माइनस में हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो पावर प्लस में हो जाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह 10 रेज टू दी पावर -5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे होंगे तो आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5। 7 रेज टू दी पावर -2 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे होंगे तो आ जाएगा 7 रेज टू दी पावर 2। 5 रेज टू दी पावर -3 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 5 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। 10 रेज टू दी पावर -100 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 10 रेज टू दी पावर 100 हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने लिया कि 10 रेज टू दी पावर
10 रेज टू द पावर -5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जी? तो 10 रेज टू द पावर 5, बस माइनस वाले को प्लस बना दें। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 2 रेज टू द 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो कुछ नहीं, वो पावर माइनस में हो जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में एक्सपोनेंट के केस में हम पावर का साइन चेंज कर दे सकते हैं बस, तो उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाता है। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो मैंने तुम्हें बताया कि कोई नंबर अगर 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 होता है। यहां जो पहला नंबर है 2 की पावर -4, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 की पावर 4 यानी 2 रेज टू द पावर 4 इसलिए निकला क्योंकि मैंने ये तरीका बताया कि पहले 2 रेज टू पावर -4 को प्लस बनाने के लिए हम नीचे लिखेंगे, यानी 2 रेज टू द पावर -4 इक्वल है 1/2 रेज टू द पावर 4 के। और फिर जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे होंगे तो जैसा मैंने बताया ये 2 यहाँ ऊपर चला गया और ये 1 नीचे आ गया। उसी तरीके से ये जो 2 रेज टू द पावर 4 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते समय ये ऊपर चला गया और ये जो 1 है ये नीचे आ गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। चलिए अब दूसरे स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ, अब ये है कि नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। जैसे आपको पता है कि 2 3 4 5 ये कोई नंबर है अगर, तो इसमें इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इकाई, इसको पढ़ते हैं दहाई, यानी ये वंस होता है वंस, ये होता है टेंस टेंस, ये होता है 100 और ये होता है 1000, ये होता है 1000। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आप पढ़ते रहते हैं, है ना? तो अब हमें समझना है कि जब पॉइंट लगा हो तब क्या करते हैं। अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगाकर और 2 और नंबर लिख दिए, 2 3 4 कितने भी लिख सकते हो, तो अगर मैंने इस वाले इसकी बात करूं, यहाँ पर जो नंबर है मान लो इसको 1 करता हूं मैं, इस 1 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 जो है ये 10th प्लेस पर है। टेंस नहीं, 10th, TENTH, 10th, ये 10th प्लेस पर है। 10th, ये 100th प्लेस पर है। 100th। अब ये समझाऊंगा मैं अभी कि क्या है ये। और ये जो 4 है ये 1000th प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? 1000th प्लेस पर है। अभी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, अभी ये देखना। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम्हें प्लेस वैल्यू पता होगा, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान 1025.63 अगर है, इस 3 का अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखना चाहूं, इस 6 का प्लेस वैल्यू लिखना चाहूं, इस 5 का प्लेस वैल्यू लिखना चाहूं, तो अब तुम्हें समझना है कि पॉइंट के जो बाईं तरफ है वंस तो यहां से शुरू हो रहा है, यानी इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, हजार ये है। इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 होगा क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। इस 3 का प्लेस वैल्यू 3 नहीं होगा क्योंकि ये, अब यहां पे देखो पॉइंट के अगर राइट साइड में पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे 10th और इसको बोलेंगे 100th। 100th मतलब क्या है कि 3 के बटे में 100 आएगा। 100th 3 के बटे में 100 आएगा और ये पॉइंट के तुरंत बाद जो 6 है उसको 10th बोलेंगे, तो 6 के बटे में 10 आएगा। 6/10 10th है क्योंकि ये 6 10th है। 5 वंस है, वंस यानी 5 का 5 ही रह गया। ये 2 जो है ये 10th है, यानी ये क्या, सॉरी 2 टेंस है, तो 20 भाई वंस टेंस, 2 की जगह 20 आ गया। 0 की जगह भाई 0 और उसके ऊपर कितनी चीज बची है, 2 पॉइंट से पहले तक, तो 3 जीरो और, लेकिन 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो यहाँ प्लेस वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। 1 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, तो 1 आ गया और उसके ऊपर पॉइंट से पहले तक कितनी चीजें हैं, 3, तो इसके ऊपर 3 जीरो 1000। समझ में आ गई बात? और ये 0 का कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, 0 का तो हर जगह 0 ही होता है, तो इसको छोड़ दो। अब हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन भाइयों? हाँ जी, तो अब आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो जी पहला क्वेश्चन है आपका 1025.63। ठीक है जी, 1025.63। और इसको हमें 1025.63 है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी मैं, ये देखो ये जो है इसकी जगह हजार, ये 1025 है, यानी ये 1000 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1000 प्लस 0 को छोड़ दूंगा, ये 25 है ना यहाँ से, तो इस 2
की जगह क्या लिख सकता हूँ 20। ये 2 जो है इसका प्लेस वैल्यू 20 है, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही है, और इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 का प्लेस वैल्यू है 6/10, और इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो है 3/100। तो इस तरीके से आपको सीखना है। अब हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, अगर पावर और एक्सपोनेंट्स की बात हम पढ़ रहे हैं, उस तरीके से इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या, 1000 को क्या लिख देंगे, 1 × 10⁻³ प्लस इसको क्या लिख देंगे, 2 × 10, भाई 20 को 2 × 10 लिख सकता हूँ, प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1। अब 10 जो है, 10 यानी, अब यहाँ पे देखो कि 10⁻³ था, तो उसके बाद 10⁻² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 था, इसीलिए 10⁻² नहीं आया। ये जो सिर्फ 10 लिखा है, ये 10⁻1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 है, 5 × 1 प्लस 6/10 है, तो मैं इसको लिखूंगा 6 × 10⁻⁻1 प्लस 3 × 10⁻², क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कोई चीज अगर 1/10 है और इसको हम ऊपर ले जाकर लिखना चाहें, तो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻1 के। उसी तरह से कोई 3/10 अगर है, इस 10 को अगर हम ऊपर ले जाकर लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻1। उसी तरह से 6/100 अगर कोई चीज है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻², क्योंकि ये 10 2 बार 10 गुना, ये जो 100 है ये 10⁻2 है। तो इसीलिए मैं इसको 100 को यहां मिटाकर 100 को 10⁻2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये है तो 100 ही ना। तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया 10⁻2, और जब फिर उसको ऊपर ले गया तो 10⁻² हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, इसीलिए हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर ये पहला आ गया हो, तो मैं मिटाकर आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ये सारा लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, तो दूसरा क्वेश्चन है 1256.249। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सीधी सी बात, आपको सिर्फ यहां से पढ़ना है कि ये जो 6 है ये क्या है, इकाई। ये जो 6 है ये वंस है, इंग्लिश में वंस प्लेस पर, और वैसे ये इकाई की जगह पर है। हिंदी में एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या बोलते हैं, फैला कर लिखिए। तो फैला कर लिखना लिखा होगा अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो फैला कर लिखें। तो फैलाकर इसको एक्सपोनेंट, यूजिंग एक्सपोनेंट, क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट का यूज कीजिए। तो फैलाकर तो जी ये भी लिखा गया था, ये भी फैलाकर लिखा गया था, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट का यूज नहीं हुआ है, कहीं पावर का यूज नहीं हुआ है। तो पावर का यूज हमने इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर पावर का यूज हो गया, देखो पावर -2, पावर -1, पावर 1, पावर 3, तो ये सब पावर का यूज हो गया, इसीलिए फैलाकर लिखना ये वाला सही है। अब यहां पर फिर से हम वही करेंगे भाई, हम पॉइंट के दाई बाईं तरफ अलग पढ़ेंगे और पॉइंट के दाईं तरफ अलग पढ़ेंगे। तो पॉइंट के बाईं तरफ हम जब पढ़ेंगे तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है जी। इकाई दहाई, तो ये है 1256.249। तो इकाई पे 6 है, दहाई पे 5 है, दहाई पे 5 का मतलब ये 50 है, इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 50 है। इस 2 का स्थानीय मान 200 है, इस 1 का स्थानीय मान 1000 है। तो हम उसी तरीके से इसको लिखना शुरू कर देंगे। एक और उसके ऊपर पॉइंट से पहले तक 3 डिजिट और हैं, यानी ये 1000 है। प्लस में अब मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि यहां पर 2 है, तो ये 2 लिखा, और उसके बाद पॉइंट से पहले तक 2 डिजिट और है। पॉइंट से पहले तक कितनी डिजिट और है, 2। तो जब पॉइंट से पहले तक 2 डिजिट और है, पॉइंट से पहले, इस 2 के ऊपर पॉइंट से पहले तक 2 ही डिजिट और है, तो 2 डिजिट और है, तो 2 के ऊपर 2 जीरो लगा दिया, प्लस उसके बाद 5 है, 5 दहाई के जगह पे है, और 5 के बाद पॉइंट से पहले तक सिर्फ एक डिजिट है, तो यहां पर मैंने एक जीरो और लगा दिया, प्लस में क्या कर दिया, 6। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली अगर हम बात करें, तो पॉइंट के तुरंत बाद जो है 2, यानी पॉइंट के बाद पहले स्थान पर जो है उसके बटे में लगेगा 10, पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर जो है उसके बटे में लगेगा 100, 100, क्योंकि इसको बोलते हैं 10वां, 10th, इसको बोलते हैं 100th, 100वां। 100वां मतलब 100 में से, है ना, तो 100 में से 4 है ये, और ये 9000वां, यानी क्या आएगा, 9/1000, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पर है, तो उसके बटे में एक के साथ 3 जीरो आएंगी। अब इसको अगर मैं
एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि हमें एक्सपेंड करके तो हमने लिख दिया इसको, एक्स फैला कर तो लिख दिया, लेकिन कहता है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि वो पावर वाले का यूज करके लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 × 10⁻³ भाई ये 1000 है ना, 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, क्योंकि 10 × 10 × 10 तभी तो 1000 आएगा, तभी 1000 आएगा। तो इसीलिए 10 जब 3 बार गुना हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ तो इसीलिए 1000 को मैंने 10⁻³ लिख दी। प्लस में 2 × 100 है, यानी 2 × 10⁻² प्लस 5 × 10 और ये 6 के साथ तो 0 है ही नहीं, तो मैं लिख दूंगा 6 × 1 प्लस, अब ये देखो 10, यहाँ जो 10⁻² थी उसके बाद सिर्फ 5 × 10 50 होता है ना, यहाँ 10⁻1 लगा सकता हूँ या नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 10⁻1 लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है 2/10, तो बटे में जब 2 के बटे में जब 10 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 × 10 को ऊपर लेकर जाऊंगा, और मैंने अभी समझाया कि जब मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो पावर माइनस में हो जाता है, तो 2 × 10⁻1 हो जाएगी, प्लस 4 × 10⁻2 प्लस 9 × 10⁻3। तो इस तरह से हमने इसको फैलाकर लिख दिया। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो रोक कर दोबारा समझिए, तिबारा समझिए, आएगा समझ। ठीक है, आप उसको बार बार देखिए, हो सकता है पहली बार नहीं समझ में आए। जो बच्चे 7th में अच्छे से पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं पढ़े हैं या बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बार बार देखने से आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एक यहाँ पर एक चीज है, फॉर्मूला है एक, वो याद रखना। देखो जैसे पहले ये समझो कि 2⁻² गुना में 2⁻3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 2⁻2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2, और बीच में गुना है तो मैंने फिर से गुना कर दिया, और उसके बाद 2⁻3 है तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूं 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर से समझिएगा, 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3। तो 2⁻2 को मैंने 2 × 2 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पर फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और ये 2⁻3 है तो 2 × 2 × 2 3 बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इस पूरे को देखोगे तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, यानी मैं क्या लिख सकता हूं 2⁻5। इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻5। अब फिर से समझिएगा, इस चीज को देखिएगा कि क्या ये करने की जरूरत थी। मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं, ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि 2⁻2 इंटू 2⁻3 को बिना ये किए बिना इसको इस तरह से फैलाए मैं 2⁻5 लिख सकता हूं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां भी 2 का ही पावर 2 है और यहां पर भी 2 का ही पावर 3 है। तो अब समझिए, कोई भी नंबर जब लिखा रहता है, जैसे मैंने लिखा 2⁻4, तो ये जो 2 है ये बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। और ये जो है इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, बेस, और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अब यहां पर देखो, या इसको पावर से समझो तुम, तो ये 2 जो है ये बेस था और ये 4 क्या है, पावर है। इसी तरह से अभी क्योंकि समझाऊंगा तो इसको पावर समझिए। अब जब बेस सेम हो, दोनों जगह जब बेस सेम हो और सिर्फ पावर अलग अलग हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर को ऐड कर दीजिए और बेस को अकेला रखिए, यही आंसर होता है। जैसे मैं कहूं x⁻² इंटू x⁻4, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि बेस सेम है तो x की जगह x ही रख दिया और दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 4 6 हो गया, यानी x⁻² इंटू x⁻4 इज इक्वल टू x⁻6। ये 6 कैसे आया, तो ये 6 आया 2 और 4 को जोड़ दिया तो आंसर आया 2⁻6। अब आप एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, देखिए वो फॉर्मूला ये है कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है,
ए रेज टू दी पावर m प्लस n। इतनी सी बात सिर्फ याद करनी है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जितनी स्लाइड आएंगी उसमें एक एक ऐसी चीज याद करने वाली आएंगी, और इसको इस तरह से याद कर लेना। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, LAW, लॉ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, यानी जो हम ये घात और करनी पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसको घात और करनी बोलते हैं एक्सपोनेंट्स को। अब समझिए, घात और घातांक बोलते हैं। अब ये समझिए कि जो हम लॉ एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ये पावर, बेस, ये सब इसके कुछ नियम है कि अगर एक ही जैसा बेस हो और उसका पावर अलग अलग हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसका आंसर निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस बेस को वही रखो और पावर को ऐड कर दो। तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है? पहला। इस तरह से अलग अलग स्लाइड में हम बहुत सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। अब यहां समझिए कि जब गुना हो रहा हो और पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो पहले सवाल का जो हम करना शुरू करेंगे, तो ये देखो -2 की पावर -3 है और -2 की पावर -4 है। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा -2 की पावर -3 प्लस -4, यही आएगा। मैंने क्या किया? कुछ नहीं। जब बेस सेम है तो बेस को वही रखा, पावर अलग अलग है तो एक पावर में दूसरा पावर ऐड कर रहे हैं, बस। अब लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर, इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो यहां क्या आएगा कि -2 की पावर -3 और प्लस माइनस फिर से माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस बन जाएगा -4। और फिर ये क्या आ जाएगा? -2 की पावर माइनस का 3 है और माइनस का ही 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 7। अब बड़े वाले के पास कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहां लगाओ माइनस का साइन, यानी आंसर क्या आ गया? -2 रेज टू दी पावर -7। समझे? पहले का आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए, यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? p रेज टू दी पावर 3 इंटू p रेज टू दी पावर -10। अब दोनों जगह देखो, दोनों जगह जो बेस है वो p ही है और गुना हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका इस जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इस लॉ को यूज करेंगे कि अगर पावर्स अलग अलग हो, पावर यहाँ m है, यहाँ n, यहाँ पर 3 है और यहाँ -10, तो पावर अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। बेस यहाँ a है, यहाँ भी a, तो यहाँ अगर देखेंगे तो बेस की जगह p और p ही है, यानी दोनों बेस सेम है। अच्छा जी, आपस में दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो जब पावर अलग अलग, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर का पावर वही रह जाता है, सॉरी, बेस का, दो बेस का एक बेस वही रह जाता है और पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो पावर में क्या था? 3, और दूसरी जगह क्या था? -10, तो 3 में क्या ऐड हो रहा होगा? -10। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये p की पावर 3 प्लस माइनस -10, तो 3 में से 10 माइनस किया तो p की पावर -7, कितना आ गया? p की पावर -7। तो इस तरह से दूसरे का आंसर जो है p की पावर -7 आ गया। अच्छा, इसको अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो हर जगह पावर कितना है? 3 ही है। तो जब हम इसका आंसर निकाल रहे होंगे, सॉरी मैं पावर बोल दिया, हर जगह जो बेस है वो 3 है, हर जगह बेस 3 है और पावर अलग अलग है, 2, -5, 6। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम और पावर अलग अलग है, तो ये होगा 3 और उसकी पावर जितनी है सबको ऐड कर दो। 2 में ऐड करोगे -5 और उसमें ऐड करोगे 6। अब इसको अगर आगे देखोगे तो 3 रेज टू दी पावर 2 और प्लस माइनस -5 और प्लस का 6। तो अब इस दोनों प्लस वाले को जोड़ लो, 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 में से 5 माइनस कर दो 3, तो ये आंसर कितना आएगा? 3 रेज टू दी पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। चलिए, एक बार में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, ये समझ आएगा। ये है आपके कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि पहले वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया। इसमें वो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं गिवन है।
चलो मैं उसको सिक्स्थ लिख देता हूं यहां पर। हमने पढ़ा कि a रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n, यानी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो उसका आंसर क्या होता है कि पावर बेस एक ही रह जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगे m प्लस n। तो पहला हम ये पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। दूसरा, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और वो डिवाइड हो रहे हैं, बटे का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो रहे होते हैं तो बेस वही रहता है और पावर आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक ए है बेस, उसकी पावर m है और ब्रैकेट लगाकर अगर उसकी पावर दोबारा से n दी हो तो यहां कुछ भी नहीं होता है, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 और उसको ब्रैकेट लगाकर पावर लिख दिया 4, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 2 रेज टू दी पावर 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यानी मैंने कहा कि 2 रेज टू दी पावर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज टू दी पावर 1 से, तो इसका मतलब सिर्फ डिवाइड ही है। तो यहां पर देखोगे तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है और पावर अलग अलग है, तो आंसर क्या आएगा जी, 2 रेज टू दी पावर, पावर जो है वो माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस 1, तो 2 रेज टू दी पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर बेस अलग अलग हो, ये जो थर्ड आ गया, यहां पर देखोगे तो बेस ए है और यहां पर बेस बी है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वहां पर बेस सेम था, मतलब ये पहले सवाल में इसको और इसको लिंक कर दो, पहले और छठे को। सिक्स्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम के साथ, और फर्स्ट जो है वो डिवाइड हो रहा है बेस सेम होने के साथ। तो डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बेस अलग अलग की बात करें और पावर सेम हो, तो यहां देखोगे तो यहां भी पावर m है और यहां भी पावर m है। तो पावर अगर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही रहेगा। जैसे अगर मैं 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 4 रेज टू दी पावर 3 का आंसर निकालना चाहूं, तो तुम देखोगे कि दोनों जगह पावर 3 है लेकिन बेस अलग अलग है, और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 4 जा 8, और पावर में जो 3 था वही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से ऐसे समझ सकते हैं आप, पीछे करके फिर समझ आ जाएगा। अगला देखिए, यहां पर वैसा ही है, सॉरी, कि a रेज टू दी पावर m डिवाइड कर रहे हैं b रेज टू दी पावर m से। ये बात एक ही है, बटे और डिवाइड का मतलब एक ही होता है, ये अपॉन और डिवाइड एक ही चीज होती है। अगर ऐसा है तो क्या करना है कि a को b से डिवाइड कर दो, बस, और कुछ नहीं। a को b से डिवाइड कर दो और पावर में अगर m है तो m लिख दो, क्योंकि सेम है पावर में। इसका एग्जाम्पल समझेंगे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो यहाँ गिवन ही है जो मैंने अभी करवाया, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये दिया है कि 4 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, जी। तो ये देखिएगा कि 4 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 4 को 2 से डिवाइड कर दो और पावर में एक ही चीज रखो, जैसे कि दोनों पावर सेम ही है ना, 3, तो वही पावर 3 में आ जाएगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया, 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये एक लास्ट बचता है कि किसी भी चीज की पावर 0 का आंसर 1 होता है। किसी भी चीज की पावर, जैसे लिख दिया आपको 10 की पावर 0, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। किसी ने लिख दिया x की पावर 0, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना। अगर मैंने लिखा 2 5 3 4 और इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो आंसर कितना आएगा, 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ये याद रखना है। चलिए, अब इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। चलिए, तो अगर हम एग्जांपल 1 को देखें तो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर -3। तो ये पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
टू रेज टू दी पावर -3 का वैल्यू निकालिए। अब -3 को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर अगर माइनस का है तो नीचे ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 रेज टू दी पावर 3 आ गया। अब क्या होगा, ऊपर तो एक ही है लेकिन नीचे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 बार गुना होगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 1/3 रेज टू दी पावर -2 है, तो अगर ये 1/3 रेज टू दी पावर -2 है तो इसका मतलब हुआ कि हमें पहले सबसे पहले सॉल्व करने के लिए माइनस को प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए हमें इसे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तो 3 मतलब जब हम इसको ऊपर ले गए उल्टा किया तो ये प्लस का हो गया, और बटे में एक का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इस एक को यहाँ से मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 3 रेज टू दी पावर 2, लेकिन इसको अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 रेज टू दी पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -4 रेज टू दी पावर 5। ठीक है जी, इंटू -4 देन रेज टू दी पावर -10। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये बेस -4 है और ये बेस भी -4 है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम जानते हैं कि पावर ऐड हो जाता है, हम जानते हैं कि पावर ऐड हो जाता है। अभी मैंने आपको सिखाया था a रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है और बेस वही रहता है। यानी मैं इसको इसी तरीके से इसका क्या आंसर निकालूंगा, मैं सिर्फ -4 एक बार लिखूंगा और उसकी पावर में मैं क्या करूंगा 5, और उसमें जो दूसरा पावर होगा उसको ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए अपने पास से प्लस लगाया, लेकिन ये पहले से ही -10 है तो वहां मैंने -10 लिख दिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आएगा -4 और उसकी पावर 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 -10, तो आंसर क्या आएगा -4 की पावर -5, क्योंकि 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 आंसर बचेगा। अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय। अब अगर डिवाइड हो रहा है तो हम जानते हैं कि a रेज टू दी पावर m को अगर डिवाइड करें a रेज टू दी पावर n से, यानी बेस अगर सेम हो तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगे, यानी a रेज टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप इसको देखना चाहोगे, उसी तरीके से अगर आप इसको करना चाहोगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 5 है, तो 2 रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर -6 है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे भाई, दोनों जगह तो बेस सेम है 2 और डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएंगे माइनस, तो 5 में से माइनस करना, यानी अपनी तरफ से एक माइनस लगाया, और ये पहले से ही -6 है तो इसको -6 ऐसे का ऐसा लिखा। अब क्या हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और उसकी जगह क्या लिख दिया 6, तो 2 रेज टू दी पावर 11 आंसर आ गया। 2 रेज टू दी पावर 11 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 कहता है एक्सप्रेस 4 रेज टू दी पावर -3 एज पावर विद द बेस 2। अभी देखो 4 रेज टू दी पावर -3 का बेस क्या है 4, यहां पर बेस कितना है जी 4 है, लेकिन कह रहा है कि इसको इस तरह से बना दो कि एज अ पावर, इसको पावर के फॉर्म में लिखो, लेकिन इसका बेस क्या हो 2 हो, बेस क्या हो 2। यानी अगर मैंने 4 रेज टू दी पावर -3 लिखा है तो अभी तो इसका बेस 4 है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। तो अब यहां पे देखिए कि जो 4 रेज टू दी पावर -3 है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, अब यहां पे फिर से समझना, मैंने क्या किया कि 4 जो बेस है उसको मैं 2 गुना 2 ऐसे तोड़ सकता हूं ना, और इसकी पावर कितनी है -3, एक्सपोनेंट -3 है। तो अब ये 4 की पावर -3, तो मैंने 4 को 2 गुना 2 कर दिया और ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर -3 कर दी, बात तो एक ही है।
अब अगर आप यहां पर देखोगे तो 2 गुना 2 है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अंदर 2 की यानी 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब ये -3 जो है -3 ऐसे का ऐसा है। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो इस तरह से, तो वो पावर गुना हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? गुना। mn का मतलब m और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यानी 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के फिर -3 पावर है, तो यह जाएगा 2 गुना 2 तिया 6। अब एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस -6, तो 2 रेज टू द पावर -6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। नहीं समझ पा रहे होंगे तो दोबारा इस चीज को देखिए, समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। चलिए, कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? जिसमें बेस हो और एक्सपोनेंट हो। जिसमें बेस हो और एक्सपोनेंट हो, पावर दिया हो। जैसे ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है, लेकिन इसका आंसर हमें एक जगह लिखना है ना जी। तो अब देखिए, इस सवाल को अब ढंग से देखिएगा। अगर ये पीछे तक आपको जो अभी मैंने यहाँ तक समझाया ये नहीं समझ में आया, तो पहले यहाँ तक समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा। इनको यहाँ तक पहले बार बार देखिए, अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर ये देखिएगा। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 8 है और उसकी पावर 5 है। इन टू में 2 रेज टू द पावर -5 है। मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन दोबारा लिखा है बस। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आप ब्रैकेट के अंदर सिर्फ देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है और हो रहा है डिवाइड। तो जब डिवाइड होता है तो पावर हो जाते हैं माइनस। तो मैंने क्या लिखा? 2 रेज टू दी पावर 5। 5 में से क्या माइनस करेंगे? 8। भाई जो पहले वाला पावर है उसके साथ बाद वाला पावर माइनस हो जाता है, ऐसा हम जानते हैं अगर डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। और उसकी पावर बाद में क्या है? पूरे की पावर 5 है, तो वो वैसे का वैसा लिख दिया। और मल्टीप्लाई में 2 रेज टू दी पावर -5 है। इसको फिर से देखिएगा हम क्या करेंगे। तो फिर से जी इसको हम 2 रेज टू दी पावर 5 में से 8 माइनस किया, तो माइनस का 3 बचेगा। और उन सब की पावर कितनी है? 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर -5। कोई दिक्कत? भाई मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, और ये वाला तो 2 रेज पावर -5, 2 रेज पावर -5, 2 रेज पावर -5 ऐसे का ऐसा पड़ा है ना जी। चलिए, अब हम यहां पे समझते हैं कि इसका क्या होगा। 2 रेज टू द पावर -3 और उसके ऊपर जो 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 पचे 15, 3 5 जा 15, 2 रेज टू द पावर -15 इंटू 2 रेज टू द पावर -5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब यहां पर देखो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए और बेस सेम है। तो मल्टीप्लाई में आ गए और बेस अगर सेम है तो वो ऐड हो जाता है। 2 रेज टू पावर -15 में ऐड हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा -5। लेकिन फिर से वही इसमें दिक्कत होगी कि प्लस माइनस माइनस, 2 रेज टू दी पावर -15 और प्लस माइनस जब दो निशान एक साथ आते हैं तो प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस। 2 रेज टू दी पावर -15 और प्लस माइनस माइनस हो गया, और तो माइनस का 5 हो गया ये। अब ये आंसर क्या आ गया? 2 रेज टू दी पावर -20। तो ये देखो जी, इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसका एक छोटा सा आंसर निकला 2 रेज टू दी पावर -20। क्या निकला जी? 2 रेज टू दी पावर -20। चलो, ये आपका आंसर है। ठीक, अब है दूसरा सवाल। इसको भी हमें एक्सपोनेंट के उसमें लिखना है। तो अगर आप ये उतार लें तो हम दूसरा सवाल बताएं। चलिए ठीक है, आप इसको वीडियो रोक कर भी उतार सकते हैं। हम दूसरा सवाल शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, -4 रेज टू दी पावर -3 है और 5 रेज टू दी पावर भी -3 है और फिर -5 रेज टू दी पावर भी -3 है। यहां से आपको दिख रहा होगा कि हर जगह पावर सेम है। हर जगह पावर क्या है? सेम। और बेस अलग अलग है। तो अगर पावर सेम और बेस अलग अलग हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि a रेज टू दी पावर m इंटू बी रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m हो जाती है। यानी a और b अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं
सी भी जोड़ दूँ, सी की पावर m कर दूँ। एक मिनट में बताता हूँ फिर से। ये देखिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने सिखाया आपको कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी, यानी ए और बी आपस में अगर गुना हो रहे हैं तो गुना हो जाएंगे और उसकी पावर m हो जाएगी, यही सिखाया है। लेकिन अगर मैं इनटू में c की पावर भी m कर दूं तो ए बी सी तीनों गुना हो जाएंगे और पावर में m हो जाएगा, क्योंकि बस बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो इसी फार्मूले को अगर मैं यहाँ, इसी लॉ को अगर मैं यहाँ लगा दूं तो क्या आएगा कि -4 को गुना करो किससे, ये 5 से, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो किससे, -5 से। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तीनों आपस में क्या हो गए जी, मल्टीप्लाई हो गए। और पावर में एक ही चीज़ है हर जगह, तो अकेला पावर रह जाएगा, जैसा कि आपको सिखाया गया इसमें। a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर m होता है। अगर तीसरी भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों चीज़ को गुना करके पावर m होता है, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो 5 चौके 20, 20 भाई 5 4 जा 20, 25 जा कितना होता है 100। अब ये देखो माइनस, 2 बार अगर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके ये प्लस का 100 आएगा और उसकी पावर बचेगी -3, तो 100 की पावर -3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 5 पे बढ़ते हैं। नहीं, अभी इसमें क्वेश्चंस हैं और इसी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 4 के ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, 1/8 इंटू 3 रेज टू द पावर -3, ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये देखो, ये पढ़ो, एग्जाम्पल 4 का पार्ट है ना ये। तो एग्जाम्पल 4 में कहता क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए चलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, आंसर चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये देखो कि 1/8 अगर है तो 8 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, ये सोचना पड़ेगा, इंटू 3 रेज टू द पावर -3। अब यहाँ फिर से देखिएगा, एक को अगर, भाई ये जो 3 रेज टू द पावर -3 है ना, ये ऊपर है, बट एक इसके नीचे तो 1 है ना, तो ये ऊपर है, 1 हम वैसे लिखते नहीं है, तो इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -3। क्या मैं 2 गुना 2 इसको भी नीचे भी 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 3 रेज टू द पावर -3 आ गया और नीचे आ गया 2 रेज टू द पावर 3। अब अगर मैं इस 2 रेज टू द पावर 3 को ऊपर ले जाऊं, ऊपर तो 3 रेज टू द पावर -3 है ही, मैं इस 2 को भी ऊपर ले जाऊं तो ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -3, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर उसका चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। और ऐसा अगर होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कर दो, और पावर दो पावर्स की जगह एक ही पावर रख दो क्योंकि पावर सेम है। तो ये आंसर आ जाएगा 6 रेज टू द पावर -3। कितना आंसर आ गया, 6 रेज टू द पावर -3, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, -3 रेज टू द पावर 4, ठीक है जी, इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4, इतना कहता है। अब फिर से समझेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये हो गया -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर -4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, जब मैं इस 3, देखो अभी समझना, थोड़ा एक मैंने स्किप कर दिया, ये समझिए कि 3 रेज टू द पावर 4 है इंटू, ये अगर पूरे ब्रैकेट का 4 लगाए इसका मतलब ये है कि ये 5 की भी पावर 4 है और 3 की भी पावर 4 है, ये 3 की भी पावर 4 है। अब
अगर मुझे इस 3 की पावर 4 को ऊपर लेकर आना है तो ये क्या होगा, -3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -4, यानी पहले 5 है तो 5 की पावर 4 लिख दो, इंटू 3 की पावर -4, क्योंकि ये नीचे अगर प्लस का पावर था ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाओ तब भी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे ले जाओ तब भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको और इसको देखो, सिर्फ इसको छोड़ दो, इन दोनों का, इन दोनों के साथ क्या है, इसमें पावर भी इसको दोबारा लिखो, -3 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power -4 इंटू 5 raised to the power 4। अब बस इतनी सी बात समझो कि यहां पर ना तो बेस इक्वल है और ना ही पावर इक्वल है। क्या डिफरेंस है जी दोनों में? तो डिफरेंस बस इतना है कि यहां पर जो पावर है ये 4 है और यहां पर पावर -4 है। उसी तरह से यहां जो बेस है वो -3 है और यहां जो बेस है वो 3 है। तो हम इसका क्या करें? तो मैं एक बात सिर्फ इतना समझना, क्या मैं -3 raised to the power 4 को -1 इंटू 3 raised to the power 4 लिख सकता हूं? -1 इंटू 3 raised to the power 4 लिख सकता हूं भाई। -1 की भी पावर 4 लिख ली और इसको 3, अब तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस को मैंने सिर्फ इससे अलग कर दिया, इसको लिख दिया 3 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power -4 और बाद में जो बचा है 5 raised to the power 4। अब -1 की पावर 4 जो है, -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये आंसर आएगा 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 1। और जब 4 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ही 1 आएगा, यानी इसका कोई मतलब है नहीं। समझ रहे हो आप? तो अब ये बचेगा 3, इसको अगर आप देखोगे तो 3 raised to the power, यहां पर बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 raised to the power 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 3 raised to the power, देखो अब प्लस माइनस माइनस यानी 4 -4 हो जाएगा, यहां देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस इंटू 5 raised to the power 4। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3 raised to the power आ गया 0 इंटू 5 raised to the power कितना आ गया 4, और 3 raised to the power 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 5 raised to the power 4, तो 5 raised to the power 4 बचा, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, इसीलिए 3 raised to the power 0 1 के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर आया भैया आपके पास, इसका आंसर आया 5 raised to the power 4। अगर आप इसको दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं समझाने के लिए। ये देखिए, दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखिएगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब आप ये समझो कि ये जो -3 raised to the power 4 है, क्या ये इसी तरह से हो सकता है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3? इसका मतलब तो यही है ना, है कि नहीं है, ये बताइए। है, इंटू 5 raised to the power 4, और नीचे देखिए 3 इंटू 3 सॉरी -3 लिख दिया मैंने, इंटू 3, यही होगा। अब ये 3 से कट कर दो, क्या बचा -1, ये 3 से कट कर दो, क्या बचा -1, ये 3 से कट कर दो, क्या बचा -1, ये 3 से कट कर दो, क्या बचा -1, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक को जब 4 बार गुना करोगे तो एक ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, तो 1 इंटू 5 raised to the power 4, आंसर कितना आया 5 raised to the power 4। दोबारा से समझते हैं इसको और दूसरे तरीके से, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को ही मैंने कहा कि ये दिया है -3 raised to the power 4 गिवन है, इंटू 5 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 4 गिवन है। इसको इससे कट करोगे ना तो -1 की पावर 4 बचेगी,
-1 की पावर 4 बचेगी बस। ठीक है जी, तो ये बचेगी -1 की पावर 4। ठीक है, ये बचा -1, क्योंकि एक बार 3 को कट कर रहे होंगे तो -1 बचेगा। उसी चीज को मैंने ये फैलाकर बिना लिखे आसानी से इस चीज को कर सकते हो। और -1 की पावर 4 1 ही आता है, तो 1 × 5 रेज़ टू द पावर 4 बचेगा और वो 5 रेज़ टू द पावर 4 ही आएगी। एक जो दूसरा तरीका समझाया वो भी ठीक है, सबसे पहले जो समझाया, तो देख लेना, जौन सा ठीक लगे उससे कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 5, यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसको। फाइंड m सो दैट -3। अब यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड m, ये रहा m, इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए -3 की पावर क्या दी है, m+1 इंटू -3 की पावर 5। ऐसे इधर ये जो लिखा है वही लिखा मैंने, इज इक्वल टू -3 की पावर 7। अब थोड़ा सा अगर आप इसको देखोगे तो ये बेस है -3, यहाँ भी बेस -3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसा अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो -3 की पावर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा m+1, तो यही था और उसमें ऐड हो जाएगा 5। उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 5। और इधर क्या है, -3 की पावर 7। तो अब आप ये देखो, अगर ये इधर वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू दोनों इक्वल है और बेस दोनों का सेम है, -3 इधर भी है -3 इधर भी है, इसका मतलब इस जरूर इसका पावर भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी आप समझो, अगर मैंने इधर लिखा 2 की पावर 3 और इधर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर x, इसका मतलब x किसके बराबर है, 3 के। अगर मैं x की जगह 2 रख कर देखूं तो इस जगह आ जाएगा 4 और इस जगह आ जाएगा 8। तब तो ये बराबर नहीं हुए, लेकिन यहां पर ये बराबर कह रहा है। यानी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि दो चीजें अगर सेम बेस की इक्वल दी है तो उसका पावर भी इक्वल ही होना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। यानी ये जो 3 है, x यहां से इक्वल मिल गया हमें 3 के, क्योंकि 2 की पावर 3 8 अगर इधर आना है तो इधर भी तो 8 ही आना है, तो x की वैल्यू 3 ही लिखनी पड़ेगी तभी 8 आएगा। है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां से अब हम जो क्वेश्चन समझ रहे थे उस पर आइए। हमने समझा यहां पर कि 3 रेज़ टू द पावर m+1 गिवन था एक, दूसरा -3 रेज़ टू द पावर 5 गिवन था। तो दोनों में बेस इक्वल था, पावर अलग अलग थे, तो अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर हो जाता है ऐड। दूसरी तरफ -3 की पावर 7 दिया था। यानी ये चीज और ये चीज इक्वल होना चाहिए, तभी तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर बेस सेम है और वो दोनों इक्वल दिए हैं तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि m+1 + 5, अनुमान क्या बता सकते हैं फॉर श्योर कि ये चीज, ये जो पावर है ये इस पावर के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, m+6 हो जाएगा। ये 5 और 1 कितना आ गया, 6, इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। m की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 7, इधर अगर कोई चीज प्लस हो रहा है ना तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है। तो m की वैल्यू आ गई 1। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से m की वैल्यू पता चल गई। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है जी। 2 रेज़ टू द पावर -3, सॉरी 2/3 रेज़ टू दी पावर -2 है, 2/3 रेज़ टू दी पावर -2। अब यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही है कि 2 रेज़ टू दी पावर -2 है और 3 रेज़ टू दी भी पावर -2 है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको पावर को अगर हमें किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड करना हो या सॉल्व करना हो तो हमें पहले पावर को प्लस बनाना होता है। 3 रेज़ टू दी पावर -3 है नीचे, -2 है नीचे, उसको ऊपर ले आएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। ये 2 की पावर -2 थी, उसको नीचे ले आए तो 2 की पावर 2 हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा 9 और 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 से ही गुना करो, 3 की पावर 2, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 × 3, है ना। 2 की पावर 2 इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2, तो आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 9/4। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है आज के क्लास का। मतलब आज के क्लास का लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम
जो एक्सरसाइज 10.1 है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/3 रेज टू द पावर -2 माइनस 1/2 रेज टू द पावर -3। ठीक है जी, इसको एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, फिर डिवाइड किया है 1/4 रेज टू दी पावर -2 से। जब भी कभी हमें किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना हो, सॉल्व करना हो, फाइंड करना हो, वैल्यू निकालना हो, ये बोला ना सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करो, तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना हो तो सबसे पहले हमें पावर को प्लस बनाना होता है, मतलब पावर को नेगेटिव नहीं रखना, पावर को पॉजिटिव रखना है। यहाँ देखोगे तो पावर -2 है, इसको 3, इसका मतलब यही है कि ये 1 का पावर भी -2 है और 3 का पावर भी -2 है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 3/1 कर दूं, तो ये पावर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया इसका। अब 1 की पावर 2 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर 2 का मतलब यही होगा 1 × 1 1 ही रहेगा, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आप बस इतना समझिए कि ये जो है हमने क्या किया, 3 को अगर ऊपर ले गए तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ माइनस का निशान लगाया तो लगा दिया हमने भी माइनस, इसमें भी अगर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया हमने, छोटे पहले कभी भी अगर बहुत सारे ब्रैकेट लगे हों तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। अब यहाँ पर डिवाइड का निशान है और इसको भी हम वही कर देंगे, 4 को अगर ऊपर ले गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे 1/4 है, इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पर देखिए कि ये 1 का भी पावर -2 है और 4 की भी पावर -2 है। अब 4 को अगर ऊपर ले गए तो 4 की पावर 2, और 1 को अगर नीचे ले गए तो 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगी, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर 2 और अपॉन में 1, अब 1 हम रखते नहीं है तो 4 की पावर 2 ही आएगी सिर्फ, इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल रखा। समझा, समझे। अब देखिए, अब ये इसको सॉल्व कर दो, 3 की पावर 2 कितनी आएगी 9, यानी 3 3 जा 9। 2 की पावर 3 कितनी आएगी, तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आ गया, ये ब्रैकेट में है। और डिवाइडेड बाय कितना है, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 अगर रखना चाहो तो रख लो। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आया 1 और डिवाइडेड बाय 16, तो 1 डिवाइडेड बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16। तो सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर निकाल दिया हमने 1/16। अच्छा जी, अब आप कहोगे ये 16 को 4 की पावर 2 ही क्यों नहीं लिखा या कुछ और क्यों नहीं लिखा, तो इन्होंने सिंप्लीफाई बोला है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5/8 रेज टू दी पावर 7 -7 इंटू 8/5 रेज टू दी पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि एक अगर 5/8 है, एक संख्या अगर 5/8 है, दूसरा 8/5 है, हम इनमें से किसी एक को अगर उल्टा करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इनमें से किसी एक को अगर उल्टा करेंगे, ये अगर 5/8 है, इसको हम 5/8 कर दें तो काम बन गया। ये हो गया 5/8 रेज टू दी पावर माइनस, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि सबको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ता है सिंप्लीफाई जब करना हो, लेकिन थोड़ा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर हमने सबको एक साथ बना दिया तो हमारा क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं हो जा रहा। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो ये हमने -7 ही रहने दिया, इंटू 5/8 अगर हमने इसको उल्टा किया तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना होगा, ठीक है। इसका साइन चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने इसको उल्टा किया ही नहीं है। इसका साइन चेंज हो गया पावर का, क्योंकि ये 8/5 से 5/8 हो गया। अब जब दोनों जगह 5/8 है तो अब यहाँ पे देखो बेस इक्वल और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऐसा अगर होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो पावर में एक जगह है -7, उसमें ऐड हो जाएगा 5, तो यहाँ से बचेगा 5/8 की पावर -2, 5/8 की पावर -2। जी बिल्कुल सही बात है, इतना बचेगा। लेकिन अब मैंने जो अभी पहले बोला था कि जब भी कभी हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें पावर को पॉजिटिव ही रखना होता है। तो अब हम यहाँ इसको छोड़ नहीं सकते, हम दोबारा से इसको उल्टा कर देंगे 8/5 और उसकी पावर क्या कर देंगे 2, तो इसका मतलब 8 का पावर 2 कितना आएगा
64 और 5 का पावर 2 कितना आएगा 25। तो यही 64/25 आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है जी। चलिए आज की क्लास को दी एंड करते हैं। अच्छे से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा, समझ पाए तो अगला क्लास लेके आया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।